सभी को पुनः एक बार नमस्कार। आज हम यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 8 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जिसे संक्षेप में आरटीई एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी अधिनियम है वह जब एक्ट के रूप में बनता है तो उसकी कुछ प्रोसेस है कि संसद के दोनों सदनों में पारित होगा और बाद में राष्ट्रपति महोदय जी की मंजूरी के बाद में वह एक्ट के रूप में बन जाता है। तो इसी प्रकार जो आरटीई एक्ट है, तो यह भी सर्वप्रथम राज्यसभा की इसको मंजूरी दी गई 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा में इसे मंजूरी मिली 4 अगस्त 2009 को और राष्ट्रपति द्वारा भी 26 अगस्त 2009 को मंजूरी दे दी गई। तो इस प्रकार जब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय जी ने मंजूरी दे दी, तो फिर भारत में यह 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, तो वह भारत से अलग था। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में भी ये 5 अगस्त 2019 के बाद ये एक्ट लागू हो गया, क्योंकि उस समय 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 5 अगस्त 2019 से ये लागू है, और यदि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट लागू हो गया है। इसको सिंपल मुकेश याद सर। करने का तरीका। जी सर, बताइए। सर, ये जो 5 अगस्त 2019 आप बोल रहे हैं, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? सर हाँ सर, लिखा तभी मैंने लिखा था सर, ये जम्मू कश्मीर में एक्चुअली लिखा था मुझे तभी लिखा 31/10/2019 याद आ रहा है, क्योंकि 31/10/2019 को है ना, यूनियन टेरिटरी बन गई थी वो। तो जितने भी हमारे कानून जो पहले लागू नहीं हो रहे थे ना जम्मू कश्मीर में, वो था। उस दिन से लागू हुए थे। आप 31 अक्टूबर की बात कर रहे हैं? 31/10 है हाँ, ना? 31 अक्टूबर। एक बार सर्च करके देखिए सर, मैं तो जो देखा था ना उसमें 5 अगस्त चलो था, मैं बाकी देखता एक हूँ और सर। बार हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, संशोधन कर लेंगे सर। तो जी जी इसको जी। सिंपल किस प्रकार, या क्योंकि जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं, तो इसको सिंपल याद करने का तरीका है 20/4/26 याद रखेंगे हम। ईयर एक ही है 2009, और जब 20 जुलाई के बाद में 20/4, जैसे 20/4/24 होता है, पर 20/4/26 हम याद करेंगे। इसको याद करने का तरीका 20/4/26 अर्थात 20 जुलाई, उसके बाद 4 अगस्त और 26 अगस्त। ईयर 2009 ही है। उसके बाद में अगली 1 अप्रैल 2010 और 5 अगस्त 2019, ये पांचों जो तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 20/4/26 से यदि हम याद करेंगे तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दी गई। 4 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के द्वारा, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई, और भारतवर्ष में ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये जो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक नॉलेज के लिए बता दें कि ये जो आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश था, ये यहाँ पर नहीं है, ऐसे जानकारी के तौर पर है। 135वां देश था। यदि बाई चांस कभी पूछ भी लें तो ये जो आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। संविधान में भी उल्लेख किया गया है। तो संविधान में क्या उल्लेख किया गया है उसके बारे में बात करते हैं, कि संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 21A, यह कहता है कि 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा ये जोड़ा गया है, और इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21A के तहत। इसी प्रकार अनुच्छेद 51 क की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में आरटीई को जोड़ा गया। ऊपर की बात करें तो ये था अनुच्छेद 21A, जिसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और यदि अनुच्छेद 51 क की बात करें तो ये मूल कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया, 11वां मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। उसमें बताया गया
कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं। तो ऊपर जो अनुच्छेद 21A है, ये 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि अनुच्छेद 51 का है ये मूल कर्तव्य, 11वें मूल कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया था। थोड़ा डिफरेंस यही है कि वो ऊपर संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया, जबकि ये मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं। ये दो भी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है संविधान के उल्लेख में। अब आरटी के बारे में जानते हैं कि आरटी में कुल कितने अध्याय हैं, धाराएं कितनी हैं और अनुसूची कितनी है। तो इसमें है 7 धाराएं, 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची। तो ये भी हमको बहुत ही अच्छी तरह याद रखना है कि आरटी एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, 7, धाराएं 38 और एक अनुसूची। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, धारा 1 एवं 2। धारा 1 में बताया गया है कि आरटीई 2009 भारत में लागू हुआ। धारा 1 के अंतर्गत, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि किस धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो धारा 1 में आरटीई 2009 भारत में लागू होने की बात कही गई है। धारा 2, उसमें महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और वो कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि समुचित सरकार, तो समुचित सरकार का तात्पर्य केंद्र व राज्य सरकार जो समय समय पर नीतियां बनाती है व लागू करती है। तो मतलब समुचित सरकार से तात्पर्य हो जाएगा केंद्र व राज्य सरकार, दोनों समुची सरकार में शामिल हो जाएगी। ओके सर, 31 अगस्त 2019, एक बार इसको देख करके संशोधन कर लेंगे। नहीं, और 31 दूसरा, अक्टूबर 2019 है। हाँ 31/10/2019 ना, जी जी, हाँ जी, हाँ 31 जी। अक्टूबर जी। ठीक है सर, एक बार इसको देख लेंगे, संशोधन कर लेंगे सर। 31 अक्टूबर 2019 कह रहे हैं, एक बार देख करके इसे संशोधन कर लेंगे। ठीक है सर, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू हो गया था। ठीक, धन्यवाद सर। तो सर जितने महत्वपूर्ण भी रूल्स थे पारिभाषिक, ना, सर जितने भी रूल्स थे वो सारे इस अक्टूबर से ही लागू हुए हैं सर जम्मू कश्मीर में। चाहे वो पोश है, चाहे वो पोक्सो है, चाहे कोई भी है, मतलब इससे ओके पहले मैम, नहीं इसको होते थे ना ठीक, वहाँ लागू। मैं भी ठीक कर लेता हूँ इसको। तो हाँ, मे 31, भी ये डेट सही हो सकती है सर। ओके 31/10/2019। ओके ठीक है। तो धारा 2 में महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियों की चर्चा की गई है। उसमें सबसे पहले समुचित सरकार, और समुचित सरकार का तात्पर्य केंद्र व राज्य सरकार। दूसरा विद्यालय, तो विद्यालय की परिभाषा में विद्यालय ही है। तीसरा वंचित बालक, वंचित बालक के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। वंचित बालक में कौन कौन आएंगे, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे। इसके अलावा दिव्यांग बालक भी आ जाएंगे, इसमें अनाथ बच्चे भी आ जाएंगे, बेघर बच्चे और ट्रांसजेंडर बालक भी वंचित बालक में शामिल किए जाएंगे। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी में स्थानीय प्रशासन जैसे नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये स्थानीय प्राधिकारी में आ जाएंगे। अभावग्रस्त बालक, तो अभावग्रस्त बालक वो मतलब दुर्बल बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, जैसे निर्धन बालक है, तो ये अभावग्रस्त बालक में आ जाएगा। और अनुवीक्षण, अनुवीक्षण में है कि प्रवेश और परीक्षा से संबंधित है, कि आरटी एक्ट के तहत प्रवेश के क्या नियम है और परीक्षा से संबंधित क्या नियम है। तो अनुवीक्षण में प्रवेश और परीक्षा से संबंधित है। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्दावली है जो आरटी एक्ट की धारा 2 में बताई गई है। तो पहला अध्याय, अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। पहली धारा है जिसमें आरटी एक्ट 2009 भारत में लागू हुआ है, और धारा 2 में महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है। ये 2 धाराएं चैप्टर नंबर 1 में है। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, उसमें धारा 3 से 5 के बारे में बताया गया है। और जो धारा 3 है वह इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिका का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ये जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं वो है कक्षा 1 से 8 तक के। तो धारा मतलब आर्टिकल मतलब जो ये धारा है उसमें बताया गया है धारा 3 में कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं
वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं। धारा 4 धारा 4 में बताया गया है कि बीच में स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को आयु अनुसार पुनः कक्षा में प्रवेश देना। इसमें ध्यान देंगे कि आयु के अनुसार पुनः कक्षा में प्रवेश देने की बात की गई है। मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है, तो 10 साल के बच्चे को हम क्लास 1 में नहीं बिठाएंगे। आयु के अनुसार जो 10 साल का बच्चा है वह लगभग 5वीं क्लास के एलिजिबल होगा, तो हम उस बच्चे को जो 10 साल का है, जो किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुका है, तो उसको हम 5वीं कक्षा में बिठाएंगे। फिर एक प्रश्न आता है कि 5वीं क्लास का जो भी सिलेबस उसको पढ़ाया जाएगा, तो वह तो उसके सिर से ऊपर होता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक वह शिक्षा से वंचित था। तो किस प्रकार उसको अन्य बच्चों के बराबर लाया जाएगा? तो इसके लिए ब्रिज कोर्स की बात की गई है। तो ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे को एक प्रकार से रेडी किया जाएगा कक्षा 5 के लिए। जैसे अभी हम पढ़ भी रहे हैं क्लास 6, 7, 8 में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत बच्चे को अगली कक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो उसमें यही बताया गया कि जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुके हैं, तो उसको आयु के अनुसार पुनः कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और उसके पढ़ाई के स्तर को बराबर लाने के लिए ब्रिज कोर्स का आयोजन किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, धारा नंबर 4। अगली है धारा 5। धारा 5 में बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। तो इसमें बताया गया कि किसी भी संस्था का प्रधानाध्यापक किसी भी कारण से दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को टीसी देने से आनाकानी नहीं करेगा, उसे तुरंत टीसी देगा। इसमें यह भी हो सकता है कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके जो अभिभावक है वो अभी समाज में या कॉलोनी में रह रहे थे, किसी कारणवश उनका जो खेत है वो या तो 4-5 किलोमीटर दूर है, और यदि उनका परिवार वहीं शिफ्ट हो जाता है, तो बच्चा क्योंकि प्रतिदिन वहां से विद्यालय 5-6 किलोमीटर तो आएगा नहीं, तो बच्चा वहां अपने खेत के आसपास यदि कोई विद्यालय है तो वहां पर रह करके पढ़ाई कर सकता है, ताकि उसका आना जाने का समय भी बचे। तो इस संदर्भ में यह बात कही गई कि कोई भी जो संस्था प्रधान है वह टीसी देने से मना नहीं करेगा। ये है धारा 5 में, उनको टीसी देनी ही होगी, वो आनाकानी इसमें नहीं कर सकते। धारा 5। तो ये था चैप्टर नंबर 2 की धारा, जिसमें धारा नंबर 3, 4, 5 शामिल की गई है। धारा 3 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। धारा 4 में वे बच्चे जो किसी कारणवश बीच में विद्यालय छोड़ चुके हैं, उनको आयु के अनुसार पुनः कक्षा में प्रवेश की बात की गई है। और धारा 5 में यदि कोई बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर अन्य विद्यालय में यदि वह एडमिशन लेता है, तो प्रधानाध्यापक किसी भी कारण से उसे टीसी देने से आनाकानी नहीं कर सकता। ये बात बताई गई है धारा 3 से 5 में। अब है चैप्टर नंबर 3, जिसमें धारा 6 से 11 शामिल है। तो धारा जो 6 है वो यह बताती है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि वह समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करें। तो बार बार हम समुचित सरकार के बारे में नहीं जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है। समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है? साथी लोग बताएं कि समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है। केंद्र और राज्य मिलकर समवर्ती सूची से मतलब है सर। जी जी सर, मतलब केंद्र व राज्य सरकार, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब समुचित सरकार का दायित्व है कि वह समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे। उदाहरण के तौर पर 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल होना ही चाहिए और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। ये धारा 6 में बताया गया है। मतलब सर जैसे समुचित सरकार है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वही रहेगा। मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों सर ना, समुचित सरकार केंद्र और राज्य दोनों है सर। जो विद्यालय है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, अगर सेंटर के जुरिडिक्शन में आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अगर यूटी गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है तो यूटी गवर्नमेंट होगी। मतलब समुचित सरकार, जिस भी सरकार के अंतर्गत वो विद्यालय है तो उसी को हम समुचित सरकार कहेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट हो।
जी, ओके सर, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वह एक प्रकार से समय स्थान परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करें। धारा 7, धारा 7 को याद करने का तरीका है 7 फेरों का बंधन। क्योंकि जब जब 7 फेरे मतलब शादी होती है, तो शादी में एक प्रकार से वित्तीय खर्चा बढ़ता है। तो इसको हम इस आधार पर याद कर सकते हैं। धारा 7 मतलब एक प्रकार 7 फेरे, 7 फेरे मतलब विवाह, और विवाह का संबंध है एक प्रकार से पैसे से, धन से, वित्त से। तो इसमें बताया गया कि केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात कितना कितना रहेगा, 60:40। और पूर्वोत्तर राज्यों में यही अनुपात 90:10। मतलब जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो 90% ग्रांट है वह मतलब केंद्र सरकार देगी, और 10% जो ग्रांट है वह राज्य सरकार का होगा। जबकि सामान्य तौर पर केंद्र का जो हिस्सा है वह 60% होगा और राज्य का 40%। तो धारा 7 के अंतर्गत एक प्रकार से वित्तीय अनुपात की बात की गई है कि कितना खर्चा कौन करेगा, राज्य सरकार कितना खर्च करेंगी और केंद्र सरकार कितना खर्च करेंगी। तो ये था धारा 7 में। सर इसमें 80 और 10 लिखा है आपने, 80 और 20 होगा क्या? नहीं, 90 और 10 ये है 90 मैडम, और 10 ये है सर। 90 है मैडम, ये ओके 90 ओके सर, है। ठीक है। जी। हाँ अब दिखाई दिया। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए मुकेश सर। सर ये जो धारा 7 है, ये एक प्रकार से 7 फेरों के बंधन से जुड़ी हुई है। 7 फेरे मतलब विवाह से जुड़ी हुई है। जब विवाह होता है तो वित्तीय खर्चा बहुत आता है, आता ना सर। याद बिल्कुल करने का बिल्कुल, सिंपल अरे बढ़िया। तरीका, क्या क्या रेफरेंस सिंपल, लिया है सर आपने? ये याद करने का सिंपल तरीका रहेगा सर। ऐसे हम उनको धारा याद रह सकती है। क्योंकि 7 फेरे का बंधन है, तो 7 फेरों में भाई जब घर में यदि आएंगी तो उनके लिए खर्चा भी होगा, उनके लिए जरूरी सामान उपलब्ध भी करवाया जाएगा। तो जब जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाएगा तो पैसा खर्च होगा ही। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार कितना खर्च करेंगी, तो ये बताया गया कि 60:40 का अनुपात है। और पूर्वोत्तर के जो राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उसमें 90:10 का रेशियो पर केंद्र और राज्य सरकार खर्चा करेंगी। ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर अगला है, अगली जो धारा है धारा 8। तो धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व बताए गए हैं। क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से, परंतु इतना भी याद कर लेंगे तो एक प्रकार से ये प्रश्न हमारा क्लियर ठीक हो जाएगा। अगर इसको और ज्यादा विस्तार से लिखते तो वो याद नहीं हो पाता। तो हम इतना याद रखेंगे कि धारा 8 में समुचित सरकार का दायित्व, कि जो समुचित मतलब केंद्र और राज्य सरकार का क्या क्या दायित्व है वह धारा 8 में है। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के दायित्व है। और स्थानीय प्राधिकार की परिभाषा हमने पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत पढ़ी थी। स्थानीय प्राधिकार में लोकल अथॉरिटी में कौन कौन माने जाएंगे, थोड़ा रिमाइंड करें सर, याद कीजिए थोड़ा। स्थानीय प्राधिकार में हम किसको शामिल करेंगे? उसमें ब्लॉक को करेंगे सर, जिले को करेंगे, पंचायत स्तर पर भी है, नगर शायद पालिका। इसमें नगर नगर पालिका और पालिका। ग्राम पंचायत, जिला सर हाँ इसमें शायद नगर नहीं आ पालिका, पाएगा। इसमें नगर नगर निगम, ग्राम पालिका और पंचायत। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये दोनों आ जाएंगी। तो धारा 9 में जो स्थानीय प्राधिकार हैं अर्थात नगर पालिका और ग्राम पंचायत है, उनके क्या दायित्व है, तो उन दायित्वों की चर्चा धारा 9 में की गई है। धारा 10 में माता पिता के दायित्व के बारे में बताया गया है। और माता पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाएं। अगर शिक्षा नहीं दिलवाएंगे तो उनके खिलाफ भी सरकार कुछ एक्शन ले सकती है। तो माता सर पिता के एक बार, दायित्व के बारे में। मुकेश सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक बार धारा 9 में द्वारा बता दीजिए क्या है नगर पालिका और। नगर पालिका और ग्राम पंचायत मैडम। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ओके मैम। और धारा 10 में माता पिता के दायित्व है कि माता पिता का अपने बच्चे के प्रति क्या दायित्व है। अगर वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, तो ये माता पिता के दायित्व है धारा 10 में। और जो धारा 11 है, चैप्टर नंबर 3 की अंतिम धारा, धारा 11, इसमें बताया गया कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए आंगनवाड़ी व बालवाड़ी का प्रावधान है। मतलब आंगनवाड़ी और बालवाड़ी का जो प्रावधान है वह धारा 11 में है। तो अभी ये संक्षेप में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कितनी धाराएं शामिल है, कक्षा मतलब धारा 6 से 11 तक।
धारा नंबर 6 में बताया गया कि ये समुचित सरकार का दायित्व होगा कि वह स्थान परिस्थिति के आधार पर विद्यालयों की स्थापना करें। धारा 7 में वित्तीय अनुपात की बात की गई है। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व है। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के दायित्व है। धारा 10 में माता पिता के दायित्व है। और धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए आंगनबाड़ी व बालवाड़ी का प्रावधान किया गया है। चैप्टर नंबर 4, जिसमें धारा 12 से 28 तक शामिल है, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, और इसमें ये जो धाराएं हैं बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे बड़ा अध्याय है चैप्टर नंबर 4, जिसमें धारा 12 से 28 तक हैं। तो आइए एक एक करके हम उनको जाने। धारा 12, अब देखो धारा 12 को याद करने का तरीका है 12 दूनी 24, नहीं 12 दूनी 24 नहीं 12 दूनी 25, याद करिए 12 दूनी 25। मतलब कहने का मतलब इसमें ये होगा कि जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनको 25% सीट अपने दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। अर्थात 25% सीटों का जो बात की गई है वह धारा 12 में की गई है। तो पहाड़ा थोड़ा सा गलत याद रखना पड़ेगा हमको, 12 दूनी 25। विजय सर याद रह जाएगा 12 दूनी 25 सर? सर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि धारा 12 है, स्कूल में 12 तक की क्लास है और हर क्लास में 25% सीटें देनी। चलो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब कैसे भी ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्कूल में टोटल से 12 कक्षाएं होती है, और हर कक्षा में, पर हर कक्षा में तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो 25% हर कक्षा में नहीं है, ये 1 से 8 तक क्लास है ना सर। याद रखने के लिए कि याद रखने के लिए 25% रिजर्वेशन देनी है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो मतलब धारा 12 में 25% सीटों को रिजर्व करने की बात की गई है, और ये जो सीटें हैं वो किन के लिए रिजर्व होंगी? उसमें निर्धन है बीपीएल वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटों को रिजर्व करने की बात की गई है। ये एक प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूल भी 25% सीटों को रिजर्व रखेंगी। धारा 13 में क्या बताया गया है? तो प्रवेश के समय कोई शुल्क या परीक्षा न लेना। जब बच्चे का एडमिशन किया जाएगा तो एडमिशन के समय उनसे किसी प्रकार की कोई फीस या किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं ली जाएगी। ऐसा प्रावधान है चैप्टर 4 की धारा नंबर 13 में। धारा 14 बताती है। जी सर बताइए। 13 मेरा कुछ नहीं सब कुछ फ्री है। जी जी 13 मेरा कुछ नहीं है सब कुछ फ्री है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर। ये 13 मेरा कुछ नहीं है सब कुछ फ्री है, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये धारा 13 भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दी कि इसमें सब कुछ फ्री की बात की गई। यदि फ्री की बात की जाए कि उस समय मतलब कोई फीस नहीं लगेगी, तो यह है धारा 13 में, बिल्कुल सही है। प्रवेश के समय कोई शुल्क या परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 14 बताती है कि प्रवेश के समय कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं है, अर्थात किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि कुछ जैसे आधार कार्ड या कुछ जैसे रेजिडेंस प्रूफ वो मांगना चाहे तो वो दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स के अभाव में बच्चे को एडमिशन से वंचित कर दिया जाए। तो ऐसा प्रावधान है धारा 14 में, क्योंकि धारा 14 कहती है कि बच्चे को दस्तावेज की अनिवार्यता नहीं है, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। कुछ यदि डॉक्यूमेंट्स भी पूछना चाहे जो उनको इजीली मिल जाए तो वो आराम से जमा करा सकते हैं, अदरवाइज इसमें डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 15 कहती है कि प्रवेश की जो अंतिम तिथि वैसे तो 30 सितंबर है, परंतु वर्ष पर्यंत भी प्रवेश दिया जा सकता है। आरटीई के तहत बच्चों को यदि बात की जाए तो उनमें बताया गया कि प्रवेश की वैसे तो अंतिम तिथि 30 सितंबर है, परंतु पूरे वर्ष पर्यंत प्रवेश भी दिया जा सकता है, ऐसा बता रहा है धारा 15। धारा 16 में कहा है कि बालक का किसी स्तर पर ठहराव या अवरोधन नहीं। तो इसको बताया गया कि न तो किसी बालक को स्कूल से निकाला जाएगा और न ही फेल किया जाएगा। ये धारा 16 है, जिसमें बताया गया कि ऐसा नहीं कि बच्चे को फेल करके स्कूल से निकाल दिया जाएगा, नहीं, बच्चे को फेल भी नहीं किया जाएगा और न ही उसको विद्यालय से निकाला जाएगा। तो ये है धारा 17। इस धारा में सुधार हुआ है ना सर 16 वाले में? अभी कक्षा 5, 8 एनईपी 2020 में ना? हाँ सर।
सुधार हुआ पर है सर, इस पर में, जी अमेंडमेंट सुधार किया बिल्कुल। गया है। पर सर यदि हम अधिनियम या आरटी एक्ट 2009 को यदि हम पढ़ेंगे तो 2009 के समय तो यही बात इसमें आएंगी, अभी बिल्कुल अभी सर उसमें उसमें संशोधन हुआ है। अमेंडमेंट हो चुकी है इसमें मुकेश, में लेकिन काफी अमेंडमेंट निकालने हो की चुकी है बात सर। तो इसमें भी नहीं करी गई। इसमें ये है कि अगर बच्चा नहीं पास कर पा रहा तो उसको बार बार पेपर लेने हैं और तब तक स्कूल हाँ से नहीं निकालना जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाए। नहीं तो जो से ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो है ना, उसको तो उस पर थोड़ा सुधार किया गया है। हाँ, उसी में सुधार किया गया है धारा 16 के अंदर ही। और ये बोला गया कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षाएं ली जाएंगी, और अगर वो बच्चा उस अप टू द मार्क वो नहीं पहुंचता है तो उस स्थिति में उसको अप्रैल या मई में ही उसकी री एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। और उस पीरियड के अंदर जो 2 मंथ उसको मिलेंगे ना, उस पीरियड के अंदर जो संबंधित शिक्षक है वो उसको एक तरह से और तैयार करेगा उस परीक्षा के लिए। सर जैसा सर कि ये ये चीज आरटी एक्ट में ही हम भी अमेंडमेंट देख हुई है पा क्या? रहे हैं। एक्ट के जो हाँ मैम, डॉक्यूमेंट है सर, उसमें 2019 में उसमें जो हुई है ये? अमेंडमेंट हुई है ना। जी सर जी। सर ये 2025 का 2019 सर्कुलर में है भी। ना, दिसंबर 2025 में हाँ आया है ना ये, कि बच्चे को वो नहीं करना, निकालना जी नहीं है, जी। उसको पेपर लेने और टीचर उसको बार बार पढ़ाएगा। अगर वो फिर भी पास नहीं होता तो उसी कक्षा में रहेगा, लेकिन उसको स्कूल से एक्सपेल नहीं करना। हम्म। 25/24 क्या है? धन्यवाद सर संशोधन करने के लिए। तो अब हम देख भी पा रहे हैं कि जैसे अभी जो 8th क्लास में बच्चों को एक प्रकार से सप्लीमेंट्री तौर पर आए हैं, तो ये शायद इसी के अंतर्गत है नहीं, जबकि पहले आरटीई के तहत उनको पास कर दिया जाता था, परंतु इस बार यदि बच्चे ने अप टू मार्क अपनी प्रेजेंटेशन मतलब अपनी उपस्थिति प्रेजेंटेशन नहीं दी है तो उनको उसी क्लास में रखा गया है। और इसके लिए भी टाइम तो वो भी आगे डेट शीट भी आ गई है कि जैसे इस महीने के लास्ट में और मई में उनकी एग्जाम ली जाएगी। परंतु सर रिजल्ट की बात तो वो परीक्षा के बाद की मतलब ये समर वेकेशन की बात की कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो समर वेकेशन के बाद में आएगा। तो तब तक तो बच्चों को सर नुकसान हो ही जाएगा। मान लो अगर समर वेकेशन से पहले रिजल्ट आ जाता तो बच्चा अब इन गर्मी की छुट्टियों में अपने अगले सत्र की तैयारी भी कर सकता था। परंतु उसमें बताया है अभी जो कल ही आया था सर्कुलर, उसमें बताया है कि जो इन बच्चों का जो रिजल्ट है वह गर्मियों की छुट्टियों के बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। ये चंडीगढ़ रीजन का लेटर है सर। हेलो सर, जी सर। कह रहे हैं कि मान लीजिए फिर भी पास ना हो तब क्या किया जाएगा? फिर तो ऐसे वह 8th बच्चे ही पढ़ेगा सर, फिर तो 8वीं में ही पढ़ेगा, फिर तो हाँ, 8th में ही ऐसा पढ़ेगा दोबारा सर। ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है। मेरे में तो एक क्लास 8 में फेल हुआ है, कुछ भी नहीं आता। जी सर, तो वही है। तो इसमें ये धारा 16 में ये बात बताई गई है। अब है धारा 17 है, ये थोड़ा सा धारा 17 मतलब खतरा। ये इसको 17 मतलब खतरा के माध्यम से इसको याद करेंगे। 17 मतलब खतरा, मतलब इसमें यह है कि जो बालक को किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, अगर उसको पनिश किया जाएगा तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो इसको यही ध्यान रखें कि किसी प्रकार का उनको फिजिकली और मेंटली उनको पनिशमेंट नहीं देना है। अगर पनिशमेंट देंगे तो एक प्रकार से खतरा हो उसको जाएगा। उसको ये भी नहीं बोलना है कि तू आरटीई में है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, उसको मतलब थोड़ा घूर भी नहीं सकते और उसको कोई गलत शब्द भी नहीं बोल सकते। ऐसा अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही है, हम खतरे में पड़ जाएंगे। तो 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना है। इस बात को हम ध्यान रखें। धारा 17। धारा 18 बता रही है कि विद्यालयों की मान्यता संबंधी, विद्यालयों को मान्यता संबंधित बात है वो धारा 18 में की गई है। धारा 19 विद्यालय के मानकों को पूरा करना अन्यथा मान्यता रद्द करना। मतलब जब कोई भी विद्यालय को मान्यता दी जाती है तो कुछ स्टैंडर्ड कुछ मानक होते हैं, अगर वो विद्यालय उस मानकों को पूरा नहीं करता है तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। ऐसा प्रावधान धारा 19 में है। धारा 20 में विद्यालय संबंधी मानकों में समुचित सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें वही है कि राज्य और केंद्र सरकार उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकती है। ये धारा 20 में है। धारा 19 में है कि यदि विद्यालय अपने मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है। परंतु धारा 20 कहती है कि विद्यालय संबंधी मानकों में राज्य और केंद्र सरकार अपने आधार पर परिवर्तन कर सकती है, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है। धारा 21 में एसएमसी के गठन की बात की गई है, अर्थात स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना आवश्यक किया गया है।
ये एसएमसी भी याद रखेंगे कि एसएमसी का गठन किस धारा के अंतर्गत है। तो एसएमसी है धारा 21 के अंतर्गत। ज्यादा 19-20 किया तो मान्यता रद्द। सही है सर, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा 19-20 की तो मान्यता रद्द, मतलब वही है, विद्यालयों की मान्यता के संदर्भ में याद करने के लिए धारा 19 और 20, मतलब 19-20 किया तो मान्यता रद्द। बिल्कुल बढ़िया सर। और धारा 21 में एक प्रकार से एसएमसी, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन धारा 21 के अंतर्गत है। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना, क्योंकि सत्र के प्रारंभ में विकास विद्यालय के विकास की योजना बनाई जाती है, वो धारा 22 में है। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता, पद और वेतन का उल्लेख है। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता, पद और वेतन का उल्लेख है। यदि शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की शुरुआत धारा 23 से शुरुआत की गई है, कि धारा 23 में बताया गया कि शिक्षकों की जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए, पद और वेतन का उल्लेख इसमें किया गया है। धारा 24 में शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है, कि शिक्षकों के क्या क्या दायित्व है, उसमें बताया गया है कि जो कोर्स है वो पूरा करवाना शिक्षक का दायित्व है। प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना ये भी शिक्षक का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि कक्षा के कुछ बच्चों पर ध्यान दिया जाए। संसाधनों का ध्यान रखना, विद्यालय जो संसाधन है उनका ध्यान रखना, समय पर विद्यालय आना, शिष्टाचार से पेश आना और सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना, ये कुछ ड्यूटीज है, ये कुछ दायित्व है जो एक प्रकार से शिक्षकों के हैं। तो ये शिक्षकों के दायित्व की बात करें तो धारा 24 में शिक्षकों के दायित्वों के बारे में बताया गया है। यदि कोई भी शिक्षक इन दायित्वों का पालन नहीं करता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। धारा 25 कहती है कि विद्यालय के मानक, उसमें शिक्षक छात्र अनुपात की बात की गई है, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। एक बार फिर से उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि जो शिक्षक छात्र अनुपात का जो उल्लेख है वो धारा 25 में है, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में यदि प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो 30 छात्र तक एक शिक्षक होगा, 60 तक 2 शिक्षक रहेंगे और 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक, 121 से 150 तक 5 शिक्षक। 150 से ऊपर होने पर एक एचएम का पद होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखेंगे। यदि बच्चों की संख्या 150 से ज्यादा है तो एक परमानेंट एचएम की पोस्ट उस विद्यालय में रखी जाएगी। अगर यदि छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वह 40:1 रहेगा। और अपर प्राइमरी स्टेज की बात करें तो छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है। तो ये जो छात्र शिक्षक अनुपात का जो उल्लेख किया गया है ये धारा 25 में है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या क्या रखा गया है, कोई भी साथी एक बार बता दें। प्राथमिक विभाग में 1 से 30 1, 31 से 60 के बीच में 2 और 61 से लेकर के 90 के बीच में 3 और 90 से लेकर के 120 तक 4 और 121 से लेकर के 200 तक 5 और 150 के बाद जो है एक एचएम रेगुलर आ जाएगा। और अगर 200 से ऊपर बच्चे जाते हैं तो मैक्सिमम 40 की ही अनुपात रहेगा, उससे ऊपर अनुपात नहीं होना चाहिए। और अपर प्राइमरी में 35:1 प्राथमिक स्तर पर। जी सर, तो शायद ये जो अनुपात है वह सभी को याद हो गए होंगे। बिल्कुल, सतीश सर ने बहुत अच्छी तरीके से इनको एक बार रिवाइज करवा दिया है। तो अनुपात जो शिक्षक छात्र अनुपात है। जी सर बताइए सर। ये जो अपर प्राइमरी तक अगर स्कूल हो तो वहाँ एचएम की पोस्ट के लिए 200 स्टूडेंट होना जरूरी है क्या? प्राइमरी में तो 150, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर 8 तक स्कूल है तो 200 के बाद शायद एचएम सैंक्शन होगा, ऐसा कुछ है सर? कुछ तो मतलब अलग था। किसी साथी को अगर याद आ रहा हो तो प्लीज जरा बताइए किसी को, अगर ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, मुझे कुछ याद आ रहा है सर। 100 ही है मैडम, 100 ही है सर, 100 ही है, 100 ही है सर।
ओके, मतलब अगर 8 तक इसको अपर प्राइमरी तक स्कूल है तो 100 पे ही HM आ जाएगा ना मैम? जी सर। जी जी धन्यवाद मैडम। एक और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, शायद इससे हम भी लाभान्वित हुए हैं। मतलब इसमें बताया गया कि अपर प्राइमरी तक यदि बच्चों की संख्या 100 है तो एक 100 या ऊपर है तो एक HM का पोस्ट और सर अनिवार्य है। प्राइमरी में अगर 180 है 190 है तो भी 5 ही रहेगा, 200 तक होने तक ना 5 टीचर। हाँ हाँ बिल्कुल, 200 तक में 5। जी में ऊपर उसमें एक HM और जुड़ जाएंगे, बाकी टीचर तो 5 ही रहेंगे। सर जी। HM 150 के बाद आएगा ना प्राइमरी में? हाँ 150 के बाद में, 150 के और बाद। अपर वाले में 100 के बाद। अपर वाले में 100 के बाद। अगली जो धारा है, अगले चलें सर मैडम, अगर आगे चलें। सर जो अमेंडमेंट का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी है? सेक्शन 20 था जो। ये तो मैम सभी पे है, अच्छा लेकिन दोनों ओके का स्टेट सर। है। गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, इनको नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसके अलावा और कुछ और ज्यादा अमेंडमेंट अगर उसको और कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो कर सकते हैं अपने लेवल पे, पर इनको तो उनको लागू करना ही पड़ेगा। मुकेश सर, ये 25 वाली धारा एक बार फिर से समझा दीजिएगा एक बार, क्योंकि HM वाला जो ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ जी ना। सर, एक बार बता देते हैं। जो धारा 25 है ये बताती है कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वह क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम प्राइमरी से एजुकेशन की बात करें तो यदि छात्रों की संख्या 30 तक है तो एक शिक्षक रखा जाएगा। यदि छात्र छात्राओं की संख्या 31 से 60 तक है तो 2 शिक्षक रखे जाएंगे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 तक है तो 3 शिक्षक रखे जाएंगे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 91 से 120 है तो 4 शिक्षक रखे जाएंगे। और यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 121 से 150 तक है तो 5 शिक्षक रखे जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि 3 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा हमको ये 5 बार तक याद रखना है। 30, 1, 60, 2, 90, 3, 120, 4 और 150, 5। इसमें फिर दूसरी चीज आ जाती है, यदि बच्चों की संख्या 150 से ज्यादा है, चाहे वो 160 हो सकती है, 165 हो सकती है, तो वहां पर एक HM का पद अनिवार्य रूप से क्रिएट हो जाएगा। और ये जो है बताया गया कि प्राइमरी लेवल पर यदि बच्चों की संख्या 200 तक भी है तो अधिकतम अनुपात हम 40:1 में बच्चे और शिक्षक का अनुपात रख सकते हैं। मतलब 40 बच्चों पर 1, मतलब 200, यदि 200 बच्चे रहेंगे तो भी 5 शिक्षक और एक HM ही रहेगा। जबकि अपर प्राइमरी में जो HM का जो पद है वह 100 या 100 से अधिक होने पर रखा जाएगा। मतलब 100 बच्चे यदि हो गए तो एक HM का पद वहां पर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। स्पष्ट है सर? सर ये 100 की जो संख्या है ये क्या कक्षा 6 से 8 तक ही रहेगी जी या सर, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक टोटल रहेगी? कौन पूरी सी बात कर टोटल रहे हैं मैम, मैडम? ये 1 to 8 रहेगा ना। ओके 1 to सर, 8 टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है सर, सर थैंक वो यू। 100 बच्चों की बात कर रही है मैम, तो 100 बच्चे पूरे स्ट्रेंथ रहेगी, पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ। पूरे स्कूल 1 की। to 1 to 8। 1 to 8 जी। अगला आगे चले। अगली है धारा 26। जो धारा 26 है ये बताती है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद शिक्षकों के रिक्त नहीं हो सकते। मतलब मैक्सिमम 10% ही, 10% ही शिक्षकों के पद खाली रख सकते हैं। इससे ज्यादा हम शिक्षकों के पद खाली नहीं रख सकते। यह चैप्टर नंबर 4 की धारा नंबर 26 कहती है, RT एक्ट 2009 के अंतर्गत। धारा 27 है, ये क्या बताती है कि जैक जैक है, मतलब जे से जनगणना, ए से आपदा और सी से चुनाव। मतलब इन 3 कार्यों को छोड़ करके शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कार्य पर उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मतलब जनगणना, आपदा और चुनाव में तो शिक्षकों को लगाया जा सकता है, परंतु इनके अलावा शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्य पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। और शिक्षक जनगणना, आपदा और चुनाव में अपनी ड्यूटी से मना नहीं कर सकते। जैक मतलब वही है, जनगणना, आपदा और चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है, इसके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ये धारा
27 कहती है। और धारा 28 में है कि शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं ले सकता। ट्यूशन की यदि बात करें, प्राइवेट ट्यूशन की बात करें, तो जो शिक्षक है वह ट्यूशन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ऐसी बात धारा 28 में की गई है। सर स्क्रीन शायद गायब है सर, स्क्रीन चली गई। जी सर, स्क्रीन चली गई। सर की तरफ से या तो दिक्कत है, तो सर चलो कोई नहीं, जब तक सर स्क्रीन लाएं एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम बात करें। आप लोग बताएं धारा 12 में क्या बताया गया है, जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। धारा 12 क्या कहती है? सर 25% जो है सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, रिजर्व रखी जाएगी। SC, ST, OBC और EWS के। जी सर। धारा नंबर 13 में क्या बताया गया है? सर फीस नहीं लेनी बच्चों से, कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी भर्ती के लिए, प्रवेश परीक्षा और प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल सही है सर। धारा नंबर 14, धारा 14 में क्या बताया गया है? कोई दस्तावेज नहीं लेंगे। बिल्कुल, कि बच्चे के प्रवेश के लिए किसी दस्तावेज की अनिवार्यता दस्तावेज तो लेंगे नहीं लेकिन है। किसी दस्तावेज के अभाव में अनिवार्य सर, उसके अभाव में मना नहीं करेंगे। हाँ, मना नहीं मतलब तो बिल्कुल अंडरटेकिंग ले लेंगे दस्तावेज के अभाव में प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। मतलब अनिवार्यता नहीं कि दस्तावेज अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। इसमें जन्म तिथि के लिए भी कुछ बताया गया था ना, कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो पंचायत की तरफ से भी अगर कोई वो सर्टिफिकेट लेके आता है तो उसके आधार पर भी उसकी वो जन्म तिथि मानी जाएगी। उसके आधार पर हाँ वो भी मान्य है, ऐसा नहीं कि डीओबी ही हो। जी वो एफिडेविट भी दे सकते हैं पेरेंट या बच्चे के साथ। हाँ ठीक। धारा 15 में क्या प्रावधान है, एक बार बताएं। धारा 15 में क्या प्रावधान किया गया है? वो सर सितंबर तक है ना, 30 सितंबर तक, वैसे साल में कभी भी एडमिशन दिया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है सर। मतलब बच्चे के प्रवेश की जो तिथि है वो 30 सितंबर है, वैसे साल भर ये एडमिशन पर चलता रहेगा। धारा 16 में जो अभी हमने विस्तार से चर्चा भी की थी कि किसी भी बालक को नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है। धारा 17, जी जी बिल्कुल। धारा 17 कॉर्पोरल पनिशमेंट, जी कॉर्पोरल बिल्कुल बिल्कुल सही है। धारा ओके। धारा 18, 19, 18 में क्या है? ये विद्यालय के मान्यता संबंधित जी विद्यालय की मान्यता संबंधी। धारा 19 में यदि मान्यता के मानकों को पूरा नहीं करता है तो विद्यालय की मान्यता रद्द की जा सकती है। रद्द कर दी जाएगी ना। जी। धारा 20 में एक प्रकार से जो समुचित सरकार के द्वारा विद्यालयों के मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है। कुलदीप सर कुछ बताना चाह रहे हैं आप? कुलदीप सर। धारा 21 में क्या प्रावधान है? धारा 21 में क्या बताया गया है? एसएमसी का गठन की बात की गई है। धारा 22 में वही विद्यालय विकास योजना। धारा 23 में क्या है? धारा 23 शिक्षकों से संबंधित आ जाती है। शिक्षकों की योग्यता, पद और वेतन से संबंधित बातें धारा 23 में है। धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व। धारा 25 में विद्यालय के मानक, जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात की बात की गई है। धारा 26 में बताया गया कि 10% से अधिक पद विद्यालय में खाली नहीं हो सकते। धारा 27 में क्या बताया गया है? पॉपुलेशन सेंसस और डिजास्टर, इसी में ड्यूटी लगा सकते हैं। जी इनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा किसी गैर शैक्षिक कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। और धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन जी प्राइवेट ट्यूशन। तो धारा 4 बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 5, धारा 6 और धारा 7 ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि धारा 5 वो मतलब चैप्टर नंबर 5 चैप्टर 5 जी चैप्टर 5 उसकी धारा उसमें धारा 29 और 30 दो धाराएं हैं। तो जो धारा 29 है ये बताती है पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी, मतलब पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वह किस प्रकार होना चाहिए, ये धारा 29 में बताया गया है। और धारा 30 में बताया गया प्राथमिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं। आरटी के तहत बताया गया है कि प्राइमरी तक मतलब प्राथमिक शिक्षा तक किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, परंतु स्टेट ने तो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित भी करता है। प्राइमरी में 5वीं में राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं होती है।
पर ये जो कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है, ये धारा 30 में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में धारा 31 से 34 तक चर्चा की गई है। धारा 31 में बाल अधिकार हनन की शिकायत, यदि बालकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो शिकायत दर्ज हम धारा 31 के अंतर्गत कर सकते हैं। धारा 32 में है कि जो शिकायत प्राप्त हुई है, प्राप्त शिकायत को निरीक्षण हेतु उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाना व अपील का प्रावधान, मतलब जो बाल अधिकारों के हनन से संबंधित जो शिकायत प्राप्त हुई है उसको उच्च पदाधिकारियों तक निरीक्षण हेतु पहुंचाना व अपील का प्रावधान धारा 32 में है। धारा 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन की बात की गई है और उसमें बताया गया है कि केंद्रीय सलाहकार परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन की बात की गई है। तो इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 6 की धारा 31 से 34 और इसका जो अंतिम अध्याय है चैप्टर नंबर 7 जिसमें धारा 35 से लेकर 38 तक चर्चा की गई है। धारा 35 में बताया गया कि अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है, क्योंकि जो अधिकारियों को यह निर्देश देने का अधिकार है कि आरटी के क्रियान्वयन हेतु कि आरटी किस प्रकार लागू करना है और उसके क्रियान्वयन हेतु जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तो उन अधिकारियों को यह वह इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। वो ऐसा अधिकार चैप्टर नंबर 7 की धारा 35 में उन अधिकारियों को दिया गया है। धारा 36 में है कर्मचारी के गलत व्यवहार पर शिकायत, यदि कर्मचारी कोई गलत व्यवहार करता है तो शिकायत का प्रावधान इसमें है धारा 36 में। धारा 37 में है, धारा 36 में दर्ज शिकायत पर निष्पक्ष जांच, मतलब कर्मचारी गलत व्यवहार पर यदि किसी ने शिकायत की है तो निष्पक्ष जांच धारा 37 में करेंगे। और उसके बाद एसएमसी के वाद विवाद का पर प्रावधान भी धारा 37 में है। और अंतिम है धारा 38 जिसमें बताया गया है कि आरटी में परिवर्तन व लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार है। आरटी में जो परिवर्तन है और जो राज्य और केंद्र सरकार है वह एक प्रकार से क्या परिवर्तन कर सकती है वो उसमें धारा 38 में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण और एक दो बातें महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक शिक्षा तक शिक्षण दिवस 200 और शिक्षण घंटे 800 रखे गए हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण दिवस 220 और शिक्षण घंटे 1000। विकलांग बच्चों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अन्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है, परंतु विकलांग बच्चों के लिए आरटी के तहत 18 वर्ष रखी गई है। और भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आज अभी हमने आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत कुल 7 अध्याय और उनकी 38 धाराओं का संक्षेप में अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। सर जी सर। ये जो है अमेंडमेंट किया है सेक्शन नंबर 39, 38 की जगह 39 हो गए। एक लास्ट जो अमेंडमेंट किया है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर कोई डिफिकल्टीज हो तो वो केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो जो भी ऐसी कोई कठिनाइयां हैं वो उसको रिमूव कर सकता है। ये जब अमेंडमेंट हुआ था इसमें जो आर्टिकल नंबर जो 16 में जो अमेंडमेंट हुआ था, है ना? जी सर जी। उस समय इसको इम्प्लीमेंट किया था या ऐड किया था इसको सेक्शन नंबर 39, तो 38 की जगह 39 हो गए हैं ये। ओके सर, मतलब 30 टोटल यदि बात करें तो मतलब ये सेक्शन 39 टोटल 39 है, 39 हो गए हैं। ठीक सर, थैंक यू।